एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दे, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दे, एहसान तेरा होगा मुझ पर। समझ रहे हैं क्या है? एहसान तेरा होगा मुझ पर। अगर मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, प्यार करना है तो किससे करें? सरस्वती माँ से करें, राइट? सरस्वती माँ से करें अर्थात गणित से करें, जिससे कि आपको गणित में बहुत कुछ सीखने को मिले। तो जय हिंद सभी लोगों को मेरी तरफ से, जय हिंद। और उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ और हटे कटे स्वस्थ मस्त होंगे एकदम बढ़िया से, है ना, गणित को स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग गणित को धीरे धीरे से स्टडी कर रहे हैं और बहुत कुछ बेहतर सीख पा रहे हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बिना दुनिया में किसी भी की कल्पना तक कर पाना असंभव प्रतीत होगा आपको, जीवन ही संभव नहीं है। अर्थात कहा जाता है दुनिया शून्य है, संसार शून्य है, जीवन शून्य है। उस जीरो, उस शून्य के बिना जीवन में कुछ संभव भी नहीं है और उसके बिना कुछ कर पाना भी नहीं संभव है। तो समझते हैं उस शून्य के बारे में ऐसी क्या विशेष बातें हैं। दोस्तों निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि शून्य के बारे में जो भी आपको बताऊंगा ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या उपयोगी बातें होती हैं, आज समझते हैं। देखते हैं शून्य के बारे में क्या आपने इतना कुछ सुना था कभी। जैसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले आपको बताएं इस शून्य के बारे में, बच्चों समझना बहुत अच्छे से। ओहो, इसकी लाइन को हम सीधा करते हैं, शून्य, ठीक है भाई। तो शून्य की अगर बात करें सबसे पहले तो ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है भैया? संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए एक बात और होती है कि जो संस्कृत भाषा होती है उसी के शब्द अगर हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाएं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अर्थात शून्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब समझते ही आप कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाता है। हमसे गणित पढ़ने का यही तो एक बेनिफिट है कि आप गणित के साथ साथ हिंदी की बातें और अन्य बातें भी जो पेडागोगी से संबंधित होती हैं, जैसे आप सुपर टेट ले लें, टेट ले लें, एम टेट ले लें, या कोई भी एग्जाम जिसमें पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के साथ में आपका पेडागोगी ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। कैसे होता है समझना जरा। तो शून्य क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। देखिए अगर इस शून्य के संकेत की आप बात करें कि संकेत क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले ये डॉट चला, उसके बाद में कुछ इस तरह से संकेत आया शून्य का, ठीक है भाई, ये है। इसके बारे में एक बात समझ लें कि न तो इसमें लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई होती है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई, और न ही ऊंचाई होती है शून्य की। पहले क्या था? डॉट ऐसा, फिर ये थोड़ा सा स्पेस लिया इसने। तो कुल मिला के इतना नहीं होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसे हम कुछ मान सकें। इसे निग्लेक्टेबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो कहा जाता है कि शून्य की न तो कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई, और न ही कोई ऊंचाई होती है। ओके, तो दोस्तों आप समझें यहां पर कि अगर आप हिंदी भाषा की बात करें तो इसको शून्य कहा जाता है। अगर आप संस्कृत भाषा की बात करें तो भी इसे शून्य कहा जाता है, ठीक है। अरबी भाषा में अगर बात करें, अरबी भाषा में अगर आप बात करें इसका, तो दोस्तों ये जो होता है सिफर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सिफर। और अंग्रेजी भाषा में अगर आप देखें इसी शून्य को क्या कहते हैं? ज़ीरो कहते हैं, ZERO। इसे अगर प्रोनाउंसिएशन में राइट लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ये नुक्ता लगा करके, राइट। नुक्ता, नुक्ता जानते हैं
एक भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी के प्रणेता हुए, विद्वान हुए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने आपको ये तहजीब सिखाई कि उर्दू के मतलब अरबी के ऐसे ध्वनियाँ जो हमारी हिंदी में है ही नहीं, लेकिन हमें हिंदी में उनकी आवश्यकता पड़ती है बोलने के लिए। तो उन उर्दू की अर्थात उस अरबी के उन ध्वनियों को हिंदी में कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे समझाया जाए, अर्थात नुक्ता लगा के अरबी ध्वनियों को समझा जाता है। तो ये नुक्ता लगाना किसने बताया? उस महान व्यक्ति ने बताया। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राइट, आप यहाँ पर समझे। तो मेन बात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है, मेन बात है शून्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों क्या सीखा आपने कि शून्य तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का है, संकेत ये होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। हिंदी में शून्य कहते हैं, संस्कृत में शून्य कहते हैं, अरबी में सिफर कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? जीरो। मतलब इस तरह से ये बातें आपने यहाँ पर सीखी। ठीक है, इसको नोट करें जरा फटाफट सभी लोग, इसको नोट करें जल्दी से, फिर बताते हैं इसके बारे में। और तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर देखा। देखिए इसके बाद आगे यहाँ पर समझें कि अगर इसके अन्य नाम की आप बात करें कि क्या शून्य को अन्य नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल सर। स्पेलिंग होती है NOUGST, इसे बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं भैया? नॉट। तो नॉट भी क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है भैया? शून्य होता है नॉट। ठीक है, चलें आगे समझते हैं भैया इस बात को। इतना लिख लिया होगा सभी ने, समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग नामों से इस शून्य को जाना जाता है। देखिए शून्य, अगर शून्य की आप बात करें तो बात ये आती है कि सबसे पहले शून्य शब्द का उपयोग किसने किया। मैं यहां पे लिखता हूं, समझना। सबसे पहले उपयोग किसने किया? राइट, सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो सबसे पहले जो शून्य का उपयोग किया वो पिंगलाचार्य ने किया। किसने किया भैया? पिंगलाचार्य जी ने किया। राइट, तो शून्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पिंगलाचार्य महोदय ने किया था। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप बात करें इस शून्य की खोज की, कि खोज कैसे हुई, तो आपको दोस्तों 3 बातें पढ़नी है। कितनी बातें पढ़नी है भैया? 3 बातें। सर पहली बात क्या पढ़नी है? समझना। आपको बताएं सर्वप्राचीन, अर्थात सर्वप्राचीन का मतलब सबसे पहले ज्ञात साक्ष्य क्या है इसका, कि हमें कहां मिला शून्य। तो सर्वप्राचीन, समझना भैया, सर्वप्राचीन का मतलब सबसे पहला ज्ञात साक्ष्य। तो ज्ञात साक्ष्य क्या है भैया? समझें। तो आपको मैं बताऊं कि प्राचीन बकशाली, समझे भैया क्या बता रहे हैं? सर प्राचीन, इसका साक्ष्य क्या है? तो प्राचीन बकशाली पांडुलिपि में, ये पांडुलिपि लिखा है, पांडुलिपि, मैं इसको थोड़ा सही बना देता हूं, पांडुलिपि। तो सबसे प्राचीन साक्ष्य क्या मिलता है? प्राचीन बकशाली पांडुलिपि में इस शून्य का प्रयोग किया गया है। दूसरा सर समझना, अगर आप बात करें कि दूसरा सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा है जहां पर हमें शून्य का प्रयोग करने को मिला, तो समझें भैया, आप समझें मध्य प्रदेश में, मतलब MP में जैसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जनपद में, कौन सी जनपद में भैया? ग्वालियर जनपद मतलब जिला, समझ रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर जनपद में एक छोटा सा मंदिर है, एक
चतुर्भुज, एक चतुर्भुज मंदिर है, समझ रहे हैं भैया, किसका मंदिर है? विष्णु भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का मंदिर है। कहाँ पर है भैया? ग्वालियर में। तो दोस्तों उसकी दीवारों पर 2 बार शून्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार हुआ है सर? 2 बार। 2 बार शून्य शब्द का जिक्र हुआ है। सर कैसे हुआ वो समझें आप। यहां पर 2 बार कैसे हुआ दीवार पर जिक्र, समझ रहे हैं भैया कैसे हुआ? वहां पर लिखा है कि 270 गुणे 167 हाथ जमीन दान में देने की बात कही गई है। 270 गुणे 167 हाथ जमीन दान में देने की बात कही गई। और वहीं पर यह लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 50 मालाएं। क्या भी है? 50 मालाएं। अब मालाएं शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अगर आपने यायज्ञ बना के, समझ रहे हैं, यायज्ञ बनाने की कोशिश की, अंक की बिंदी लगाई तो गलत हो जाएगा। मतलब मालाएं ऐसे ही लिखा जाता है। आपने यायज्ञ बनाया या ए बना के ये चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया, केवल आपने बिंदु का प्रयोग कर दिया, मतलब अनुस्वार का प्रयोग किया, तो हिंदी में मालाएं गलत लिखा हुआ माना जाएगा। तो कहना ये चाहता हूं, मालाएं जो शुद्ध है वो ऐसे ही लिखा जाता है। राइट? पढ़ा क्या रहे हैं आपको? गणित। लेकिन हिंदी का भी आपको शुद्ध अशुद्ध का हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर हैं। आप एक ऐसे आधुनिक युग में जीवन यापन कर रहे हैं जिसमें एक एक शीट के लिए लाखों लोग फाइट करते हैं। तो क्या समझते हैं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्या वो उसी लेवल के आ रहे हैं जो आज से बहुत बहुत पुराने हिसाब में आते थे? दादा परदादे हमारे जो एग्जाम दे गए, क्या उसी तरह का पैटर्न है? नहीं है सर। आपको अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मतलब क्या है? आपको इन बातों पर विशेष गौर देना पड़ेगा। राइट? जाने अनजाने में इनको आपको सही लिखना होगा, तभी तो आपकी आदत पड़ेगी सही करने की। राइट? तो मैं क्या कह रहा था कि शून्य शब्द का प्रयोग कहां कहां हुआ है, ये इसके साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, उदाहरण क्या है? तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि प्राचीन बख्शाली पांडुलिपि में इस शून्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरा सबसे प्राचीन साक्ष्य है, ग्वालियर में एक मंदिर है, चतुर्भुज नाम उसका है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है। उसकी दीवार पर यह लिखा हुआ है कि 270 गुणा 167 हाथ जमीन दान में दी जाएगी और 50 मालाएं प्रतिदिन। आप समझिए, 50 मालाएं प्रतिदिन। ये भाई साहब दान में देने की बात कही गई है, दान में देने, ये बात कही गई है और लिखा गया है। तो आप देखें 270 में एक बार शून्य आया और 50 में एक बार शून्य आया। तो ये आपका जल्दी में आप देख सकते हैं ग्वालियर में जाकर के। ग्वालियर आप समझ रहे हैं भैया, जो अपने तानसेन जी, अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, कौन? तानसेन जी। तो तानसेन जी का जन्म स्थान कौन है भैया? ग्वालियर। माधवराव सिंधिया का नाम आपने सुना होगा, ज्योतिराज सिंधिया का नाम सुना होगा, ग्वालियर से रिलेटेड है ये लोग, है ना भैया। वहाँ का किला बहुत ज़्यादा फेमस है ग्वालियर का। उसी ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं आपसे। अपने तानसेन जी को याद रखें, है ना, ये तो बहुत पेपर में आता भी है हिस्ट्री में। तो तानसेन जी वाला ही ग्वालियर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे विष्णु भगवान जी के मंदिर में ये 2 बार इस शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि खोज के बारे में 3 बातें पढ़नी है। पहली बात आपने समझी, ठीक है भाई, दूसरी समझी, तीसरी बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। समझना भैया क्या कह रहा हूं? देखिए ये सब लिखा हुआ था, लेकिन शून्य शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक रूप से लोगों ने प्रयोग नहीं कर पाया। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, आपको बताएं। अपने आर्यभट्ट जी, कौन भैया? आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट प्रथम आए। आर्यभट्ट प्रथम, समझ रहे हैं भाई साहब, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे बहुत बड़े, समझ रहे हैं भैया। बहुत गणित में इन्होंने नाम किया है। क्या क्या नाम किया, बात की बात है, पहले हम मेन बात आपको बताते हैं। आर्यभट्ट जी आए तो इन्होंने क्या किया कि शून्य को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और संपूर्ण विश्व में उसको संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा, है ना। अपनी मतलब उनकी ख्यात हुई, इस रूप में जाना गया कि शून्य को इन्होंने प्रथम दृष्टा वैज्ञानिक रूप में रखा और संख्याओं में इनका प्रयोग किया। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि शून्य का पिता कौन है, जनक कौन है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई शून्य का पिता कौन है, या फिर मैं यहां पे लिखता हूं, समझ लेना, या फिर
जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आर्यभट्ट प्रथम को बताएंगे। किसे बताएंगे भैया, आर्यभट्ट प्रथम को बताएंगे। ये आर्यभट्ट वही आर्यभट्ट हैं, आपको मैं बता दूं, जिन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध निकाला था। उस जमाने में जब लोग जानते भी नहीं थे खाना पीने का मतलब, रहन सहन नहीं ठीक था। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, उसमें शिक्षा का इतना बोलबाला नहीं था। मनुष्य एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए झगड़ता था, है ना, जमीन के लिए झगड़ता था, जेवर के लिए झगड़ता था, अपने अधिकारों के लिए झगड़ता था। उस समय की बात करें जब बहुत सारी कुरीतियां हावी थी समाज पर, तब आर्यभट्ट प्रथम जी ने उस पाई का आविष्कार कर दिया था। इन आर्यभट्ट जी ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी अपने अक्ष के परतः घूमती है। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी समेत जितने भी अन्य ग्रह हैं, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। आप सोचिए, इतनी गहराई की बातें, इतनी उच्च कोटि की बातें इन आर्यभट्ट प्रथम जी ने ही खोजी थी। आप समझ सकते हैं भैया। तो उन्हीं आर्यभट्ट जी की बात कर रहे हैं। तो शून्य का पिता या शून्य का जनक किसे माना जाता है, आर्यभट्ट प्रथम को माना जाता है। ये आर्यभट्ट प्रथम वही हैं, आपको बता दें, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। तो विक्रमादित्य किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और आपको बताएं, जब आर्यभट्ट प्रथम जी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये सब कर रहे थे, तो सोचो आप, ज्योतिषी के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हो रही थी भारत में, गणित के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हो रही थी। इसीलिए तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। दोस्तों, इनके समकालीन बहुत सारे इंपॉर्टेंट गणितज्ञ रहे हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आर्यभट्ट जी ने अपना एक ग्रंथ लिखा है, आर्यभट्टीय ग्रंथ, आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा है। तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ख्यात मिली है। अब बात यह आती है कि आप पढ़ा रहे हैं शून्य और आपने आर्यभट्ट के ग्रंथ का जिक्र क्यों कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड महोदय का ग्रंथ एक बार पूछा गया है, समझ रहे हैं, यूक्लिड महोदय के ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ के बारे में पूछा गया है, आप समझ रहे हैं। इसी तरह से जैसे और भी ऐसे लोग हैं, एक मिनट के लिए, जैसे हाँ, थोड़ा पानी पीना था। जैसे भास्कराचार्य द्वितीय जी हैं, उनकी एक बार ग्रंथ के बारे में पूछा गया था। तो ये जो इनके समकालीन जो भी गणितज्ञ रहे हैं, उनके ग्रंथों के बारे में भी, नाम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये सब जानकारी जो है ना, हम लिख के ही डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, शून्य को किस भाषा में क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है, इसे खोजा किसने, साक्ष्य कहां पर मिले, राइट, इसका जनक कौन कहलाए, इतनी बात सीखी। आगे की बात सीखते हैं। नोट दिस प्लीज, एवरीबॉडी राइट डाउन दिस। तो दोस्तों, ये लिख लिया होगा, मैं इसको बिगाड़ देता हूं, ठीक है, तब आगे की बात बताता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों, शून्य के बारे में ये तमाम बातें आप लोगों ने सीखी। यहाँ पर देखिए, ये आपको हम बता रहे थे कि ग्वालियर में जो दुर्ग है, दुर्ग का मतलब जो फोर्ट है, किला है, उसके अंदर ये बना हुआ है मंदिर, उसी में शून्य का 2 बार प्रयोग किया गया है। ये दूसरा ज्ञात साक्ष्य है, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं भ्रमण करने के बाद में, ठीक है भैया। और आपको बताएं कि भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पर लिखा भी है, दी ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग, समझ रहे हैं आप क्या लिखा है, दी ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर रीजन। समझ सकते हैं, भारत सरकार द्वारा एक बोर्ड लगा है उस मंदिर के जस्ट सामने, तो वहां पर इस तरह की भाषा इंग्लिश में लिखी भी है, ठीक है। तो चलिए फिर शून्य के बारे में और भी बातें जानते हैं, क्या क्या बेहतर है शून्य के बारे में, देखते हैं। अच्छा, बहुत कुछ नया आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे शून्य की खोज की। किसकी बात कर रहे थे भैया, खोज की बात कर रहे थे। तो आपको हमने ये बताया कि सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला आपको, प्राचीन बख्शाली के पांडुलिपि में, और दूसरा ग्वालियर के दुर्ग में जो चतुर्भुज नामक मंदिर है विष्णु भगवान जी का, वहाँ दीवार पर 270 गुण हैं, 167 हाथ जमीन दान में देने की बात कही गई है, और 50 मालाएं प्रतिदिन दान में देने की बात कही गई। तो 2 बार वहाँ प्रयोग किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो शून्य के आविष्कारक या ये कहा जाए जनक या पिता कौन है, तो आर्यभट्ट प्रथम जी हैं, मतलब आर्यभट्ट जिनको कह दिया जाता है, आर्यभट्ट जी हैं। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि आर्यभट्ट हैं कहाँ के, भारत के हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि शून्य को खोजा किसने भाई साहब,
इसीलिए बोला जाता है कि अपने भारत ने शून्य को खोजा। वैसे अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो शून्य की खोज या आविष्कार वास्तविकता में देखा जाए तो एक क्रांतिकारी आविष्कारक हुआ, क्रांतिकारी आविष्कारक। इस शून्य की पहचान से ही तो हमें गणित में सक्षम होने का एहसास हुआ। गणित में हम कुछ जानते हैं, मतलब पावरफुल हैं, ये हमें एहसास किसने कराया? ये शून्य नहीं कराया। शून्य के बिना तो गणित कुछ है ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अंक और शून्य, मतलब इन 10 अंकों को मिलाकर के संपूर्ण गणित का निर्माण हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अर्थात जितना भी विज्ञान, आजकल जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, इसी की बदौलत तो आप देख रहे हैं, इन 10 अंकों की ही बदौलत, राइट है ना। तो ये हमने सीखा कि आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य को खोजा किसने? भारत ने। देखिए, अगर भारत की बात करें तो एक मूवी आपको हम बताएं, एक मूवी है, क्या नाम देखिए उसका, क्या कहें, एक मूवी है पूरब और पश्चिम। वेरी गुड, पूरब और पश्चिम एक मूवी है, 1970 में आई थी, तो जिसमें मनोज कुमार जी अभिनेता रहे हैं। उसमें एक गाना भी इसके ऊपर गाया गया है, कि एक गाना गाया गया है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, राइट। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता न दशमलव मेरा भारत तो, देता न दशमलव मेरा भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो उस सॉन्ग में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है भैया। तो मतलब शून्य किसने खोजा है? भारत ने खोजा है, ठीक है। देखिए, इसी शून्य की हम अगर बात करें दोस्तों, देखिए शून्य के बारे में बहुत सारी विशेष बातें हम आपको बताते हैं आज। जैसे शून्य को संख्या भी कहा जाता है और आप अंक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट बात को आप समझना, कई बार पेपर में आ चुका है। अगर किसी बच्चे ने शून्य को पॉजिटिव बोला तो गलत है, नेगेटिव बोला तो गलत है। सर इनका मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब अगर आपने प्लस शून्य किया या माइनस शून्य किया, आपने इस तरह से प्लस शून्य या माइनस शून्य, तो बोथ आर रॉन्ग। क्या होगा भैया? बोथ आर रॉन्ग। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही गलत हो जाएंगे। समझ रहे हैं भैया? तो न तो आप शून्य को धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो, न तो शून्य को ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हो, शून्य को केवल शून्य कह सकते हो। समझ रहे हैं? शून्य को पूर्णांक कह सकते हैं आप, सही है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक कहना गलत है, ऋणात्मक पूर्णांक कहना गलत है। ओके, देखिए इसी तरह से आपको हम बताएं इस शून्य के बारे में अन्य बातें दोस्तों, समझना जरा। देखिए, जैसे अभी चर्चा कुछ देर पहले ये चल रही थी कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, उस बात को हम पूरा कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों। कि जैसे आपसे मैंने बोलते समय एक बात बोल दी थी कि आर्यभट्ट जी जो थे, आर्यभट्ट प्रथम जो अपने भारत देश के महान गणितज्ञ हुए हैं, उनका एक ग्रंथ था आर्यभट्टीय। कौन था भैया? ओहो, आर्यभट्टीय, ऐसे लिखें भैया, ठीक है, आर्यभट्टीय सिद्धांत इस ग्रंथ का नाम था, इसकी वजह से बहुत ये फेमस हुए हैं, ठीक है भैया। तो ये ग्रंथ याद करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे मैंने रीजन बताया था कि आपकी जो टेट के एग्जाम होते हैं, सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, या कोई भी एग्जाम जो पेडागोगी से संबंधित है या हिंदी से संबंधित है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कोई एग्जाम है तो उस गणित में भी ये डायरेक्ट पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, भाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें बन जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूक्लिड है, ये विश्व स्तर पर गणितज्ञ रहे हैं। तो यूक्लिड ने एक एलिमेंट नामक ग्रंथ की रचना करी है। किसकी करी है भैया? एलिमेंट नामक ग्रंथ की। और एलिमेंट जो ग्रंथ है ये 13 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से मिलकर बना है? 13 भागों से। और यूक्लिड एक्चुअली में दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी पुस्तक के बारे में क्यों पूछा गया आपसे, वो समझ लें। यूक्लिड जो है वो ज्यामिति, किसका भैया? ज्यामित गणित का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ज्यामित
गणित का जनक कहा जाता है। अब ज्यामिति समझते हैं, ज्योमेट्री गणित में बहुत बड़ी बात है ना, उसके फादर। तो इनकी पुस्तक को, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक छोटा रूप होता है, ग्रंथ क्या होता है, पुस्तक का एक बड़ा रूप। तो मुझे पुस्तक ना कह के ग्रंथ कहना चाहिए। तो यूक्लिड का जो ग्रंथ है वो कौन है, एलिमेंट नाम है। कितने भागों में बटा है, 13 भागों में बटा है। अच्छा, मैंने ये 13 भाग क्यों बता दिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, वो ये पूछ देता है कि जैसे आपसे बताया सुपर डेट में ये पूछा गया कि रामचरित जो मानस है, रामचरित मानस है, इसको कितने खंडों में बांटा गया है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे भैया कि एलिमेंट ग्रंथ कितने भागों में है ना, है तो 13 भागों में है। अच्छा, यूक्लिड के बाद में आपको बताएं, यूक्लिड के बाद में अगर यहां पर आप देखें, एक भास्कराचार्य द्वितीय है। कौन, भास्कराचार्य द्वितीय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं, एक दो चीजें बता दें, उसे आप याद कर लें। भास्कराचार्य जो द्वितीय हैं, उनका सिद्धांत शिरोमणि एक ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत शिरोमणि। कौन सा, सिद्धांत शिरोमणि। ये सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है भैया, 4 भागों में बटा है, ध्यान रखना, ठीक है, 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो आप समझ लें। नंबर एक आता है लीलावती। कौन आता है भैया, एक लीलावती ग्रंथ इनका आता है। दूसरा आता है लीलावती के बाद में एक इनका ग्रह गणित। क्या आता है भैया, ग्रह गणित। और तीसरा है बीज गणित। ये इनके ग्रंथों के नाम हैं, ध्यान रखना, बीज गणित, ये इस तरह से। और इनका एक चौथा एक भाग और है इनका, चौथा नाम इनका क्या है, चौथा एक नाम दोस्तों और है इनका, किनका भैया, इनका भास्कराचार्य द्वितीय जी का। एक तो लीलावती हो गया, ग्रह गणित हो गया, बीज गणित हो गया, और इनका एक है गोला अध्याय करके है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है भैया, गोला अध्याय, इसको याद रखना है, गोला अध्याय। तो ये दोस्तों भास्कराचार्य द्वितीय जी का ये सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ भी पूछा गया है, किसके द्वारा रचित है, तो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा रचित है। दोस्तों इनके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि ये क्यों इतने ज़्यादा फेमस हो गए। पहली बात तो ये समझो कि जो मैंने आपको बताया आर्यभट्ट के साथ में ये भास्कराचार्य द्वितीय ये ग्रंथ याद कर लें, इसके लिए आपको बता रहे हैं। भास्कराचार्य द्वितीय जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इनकी इकलौती पुत्री का नाम था लीलावती, ठीक है भैया, लीलावती। ये रहा लीलावती ग्रंथ, उनकी बेटी के नाम के ऊपर ही रखा गया है। तो ऐसी क्या बात थी कि इन्होंने पुत्री के प्रेम में, या एक संतान थी इस प्रेम में, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लीलावती रख दिया, या वास्तव में लीलावती इतनी गुणवती थी, इतनी महान थी कि उसके नाम से इन्होंने ग्रंथ की रचना करी। क्या बात है, थोड़ी सी आपको स्टोरी बताते हैं दोस्तों। तो भास्कराचार्य ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी क्लियर की। तो इन्होंने जिस लड़के से शादी कराने के लिए मतलब बात की, तो इन्हें चूंकि ये ज्योतिष शास्त्र इन्हें पहले पता था, जिस लड़के से शादी होगी तो शादी के उपरांत जो है वो लड़का खत्म हो जाएगा। तो लेकिन एक विशेष मुहूर्त पर शादी कराई जाए तो उस लड़के के साथ कोई अहित नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, उस समय एक घड़ी का निर्माण किया और उन्होंने उस शुभ घड़ी, उस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। ये सोचा उसी समय शादी करवाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि उसके छेद में घड़ी के जरा सा कोई एक कड़, धूल का कड़ या जो भी है वो अटक गया। तो वो घड़ी धीमे धीमे चलने लगी और वो शुभ मुहूर्त था वो निकल गया और शादी करा दी गई। कुछ दिनों के उपरांत जो है उनके पति की मृत्यु हो गई। तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हुआ क्या, आप बताएं, लीलावती जो इनकी लड़की थी बहुत गुणवती थी। इन्होंने गणित में बहुत ज़्यादा इनकी प्रमेयों को, इनके सिद्धांतों को सॉल्व किया, इनके पुस्तकों को लिखती थी वो, ठीक है भैया, वो भी बहुत महान थी। तो उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लीलावती रख दिया। तो आप ये समझ पाए होंगे कि भास्कराचार्य द्वितीय की ये बेटी थी कौन, लीलावती, ठीक है। तो ग्रह गणित इन्हीं का ग्रंथ है, बीज गणित इन्हीं का ग्रंथ है। ग्रह माने घर से आप समझ लें, वैसे ग्रह माने घर नहीं होता है, ग्रह माने प्लेनेट होता है, लेकिन आप यहाँ समझें घर में बीज मतलब खाने पीने के सामान, बीज होता है, बीज गणित। और फिर आता है गोलाध्याय, सब गुलमटोल हो जाता है। तो ये 4 भाग थे इसके। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली बन जाती हैं। अच्छा, आर्यभट्ट जो प्रथम थे, हम आपको बता रहे थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के थे। इनके शासनकाल में 12 मिहिर, ठीक है, कालिदास जो अभिज्ञान शकुंतलम जिन्होंने ग्रंथ रचा, जिसकी वजह से बहुत फेमस हो गए कालिदास जी, 12 मिहिर। 12 मिहिर समझ रहे हैं भैया, 12 मिहिर होता है कि वराह मिहिर होता है। देखिए आपको हम बताएं, ये होता है वराह मिहिर।
लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हिंदी में लिखें कैसे। आप समझिए, मैं इसको शुद्ध थोड़ा लिखता हूँ, जैसे ऐसे। ये होता है वरहा मिहिर। क्या होता है भैया? वरहा समझते हैं, जो हमारे आपके खेतों में बरहा बनता है पानी के लिए, वो बरहा नहीं है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। ये क्या है? वरहा मिहिर, छोटी की मात्रा। लोग बोलते हैं बार है, कोई मिहिर, कोई मिहिर बोलता है, मतलब पता नहीं क्या ऊट पटांग, छोटी बड़ी, कहीं आ कहाँ का हमारा कहाँ लगा देते, कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन आपको शुद्ध लिखना है। इनका नाम क्या है? शुद्ध वरहा मिहिर। तो वरहा मीर, कालिदास, ये सब लोग कहाँ किसके साथ के थे? ये उनके आर्यभट्ट प्रथम के समय के लोग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के लोग थे ये, ठीक है भैया। अच्छा, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य बोलते हैं। बेताल की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बेताल और विक्रमादित्य की। तो बेताल भी इनके नवरत्नों में से थे, किनके? इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के। तो बेताल और विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनी होंगी। तो विक्रमादित्य किन्हें कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। तो ये आपकी कुछ आर्यभट्ट के बारे में बातें रहीं। आगे समझिए क्या मैन बातें हैं, नोट करें इसे सभी लोग। तो दोस्तों चलिए फिर और भी देखते हैं कुछ बेहतरीन बातों को शून्य के बारे में। देखिए, अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट बहुत सारी बातों को सीखा है, दो बातों को और सीखते हैं। शून्य जो है एक सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? शून्य एक सम संख्या कहलाती है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसको याद रखें, क्योंकि सम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 0 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, निश्चित है। जैसे आप 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा आपको, इसीलिए 0 जो है एक सम संख्या है। कैसी संख्या है भैया? सम संख्या है। आपको बताएं, जितनी भी दुनिया में संसार में संख्याएं हैं, अगर वो वास्तविक हैं तो काल्पनिक कभी नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या आप ले लें, कोई भी संख्या अगर वो वास्तविक है तो काल्पनिक नहीं होगी। लेकिन आप समझें शून्य की कितनी स्पेशल क्वालिटी है अपने आप में। संसार की एकमात्र ऐसी संख्या जो वास्तविक भी है और पूर्णतः काल्पनिक भी है, वो शून्य ही है। शून्य का मतलब रिक्त कुछ है ही नहीं, केवल कल्पनाओं में ही है शून्य, समझ रहे हैं? और शून्य का फिर भी इतना इंपॉर्टेंस है, बिना शून्य के दुनिया ही शून्य हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? तो एकमात्र, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना अच्छा फैक्ट है शून्य के बारे में। संसार में एकमात्र संख्या जो, मेरे साथ साथ लिखते भी रहे सभी लोग भैया, वास्तविक भी है। संसार में एकमात्र संख्या जो वास्तविक एवं पूर्णतः काल्पनिक भी है। कौन भैया? ये शून्य है, ठीक है। अब समझते हैं कुछ और बेहतरीन बातों को। देखिए, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करें, किसी भी संख्या का मतलब हम n मान लेते हैं, आप a मान लें, b मान लें, कुछ ही मान लें। मैंने n मान लिया, n माने नंबर होता है, ठीक है भैया, n का नोटिफिकेशन मान लिया, नंबर मान लिया मैंने यहाँ पे। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें, क्या होगा? जाके 0 होगा। पहली बात सर। दूसरी बात समझना भैया, इस 0 में किसी भी संख्या का आप भाग कर दें तो भैया 0 मिल जाएगा। तीसरी बात, लेकिन याद रखना कि अगर आप 0 का भाग दें किसी भी संख्या में तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हुआ सर इसका आंसर अभी तक खोजा नहीं जा सका है, इसे ऐसे ही लिखा जाता है अपरिभाषित। क्या लिखते हैं भैया? अपरिभाषित। अगर 0 में किसी का भाग दें तो आंसर बच्चों कितना आएगा? 0। लेकिन 0 का किसी संख्या में भाग दें तो कितना आएगा? इन्फिनिटिव। जैसे सर समझना, जैसे मैं कहूं कि 13 में भाग दो 0 का तो सर आंसर होगा इन्फिनिटी, मतलब कोई पता नहीं कितना होगा, इसका आंसर संभव नहीं है। इसका उत्तर यही लिखेंगे, इसका हल संभव नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर लिखेंगे अपरिभाषित है। समझ रहे हैं? अब 13 में 0 का भाग दो, 15 में दो, 10 में दो, किसी में भाग दो, सबका आंसर यही आएगा। तो यहां पर हमेशा 0 आता है, ठीक है भैया? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, इस n की जगह आप 1 ले लें, 2 ले लें, 5 कुछ भी, अगर आप 0 घात लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं शून्य के बारे में ही आपको विशेष बातें बताऊंगा आज गणित में। तो आज आप देख रहे हैं कि शून्य चैप्टर का आप पूरा पोस्टमार्टम करे दे रहे हैं, मतलब इतना ज्ञान, समझ रहे हैं?
शायद ही किसी ने सुना होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत आपको एंजॉय भी आ रहा होगा कि आज आपने शून्य के बारे में इतनी बेहतरीन बातों को सीखा, राइट, और वो भी सिस्टमैटिक सीखा आपने कि कैसे क्या होता है। ओके, तो देखते हैं जरा इसके पूरे निचोड़ तक पहुंचते हैं भैया, पूरा इसका फल लेते हैं और ईश्वर करे, परमात्मा करे, अल्लाह करे, खुदा करे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपका निश्चित रूप से कोई न कोई क्वेश्चन इनमें से आए जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे कि आपने जो आज का क्लास देखा वो सार्थक सिद्ध हुआ। तो चलिए दोस्तों फटाफट समझते हैं फिर। किसी भी संख्या पे 0 घात लगाएं उसका मान 1 हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर 0 पे कितनी भी घात आप लगा दें, 0 पे घात 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं या 4 लगाएं, उस सब का आंसर तो 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण समझ लें, मैं आपसे बोलता हूँ कि 15 पे यहाँ पे मान लीजिए 0 पे घात मैंने लगा दी 15, तो इसका आंसर कितना होगा सर 0। देखिए सर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दूँ 11 पे घात 0, बोले इसका आंसर बताओ, इसका आंसर 1 ही होगा। अगर किसी पे पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा भैया, 1 होगा। चाहे का कबूतर पे 0 पावर लगा दें, चाहे खा खरगोश, समझ रहे हैं, खा पे लगाएं 0 पावर, चाहे का पे लगाएं, चाहे 11 पे लगाएं, 15 पे लगाएं, लाख पे लगाएं, करोड़ पे लगाएं, किसी पे लगाएं, अगर पावर 0 है उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है सर, अब देखें आप कुछ बातें और इंपॉर्टेंट समझना भी है। जैसे दोस्तों आपको मैं बताऊं कि संसार का एकमात्र संख्या ऐसी है जिसे जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संख्या में आप जोड़ रहे हैं वही संख्या आंसर आता है। जैसे कहना क्या चाहते हैं सर, जैसे मैंने यहां पे 5 लिया, यहां पर मैं क्या जोड़ दूं कि इसका आंसर 5 ही आए, उस संख्या में कोई फर्क ना पड़े। मान लीजिए मैंने यहां पर ये 12 लिया, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, 12 का 12 रहे। जैसे मैंने 26 लिया तो इस 26 में क्या जोड़ दूं कि कोई फर्क ही ना पड़े, 26 का 26 रहे। मैंने आपसे बोला संसार का एकमात्र संख्या ऐसी है जिसे हम जोड़ें तो जोड़ने पर जिस संख्या में जोड़ रहे हैं उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है। तो सर वो केवल शून्य ही है। 5 में शून्य जोड़ें 5, 12 में शून्य जोड़ें 12 और 26 में शून्य जोड़ें तो 26। समझ पा रहे होंगे विशेष गुण इसका। सर इस गुण से जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है एक वो बनता है, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन बनता है, समझ लेना भैया सभी लोग ध्यान से बहुत अच्छे से। एक होता है योज्य तत्समक, क्या होता है भैया, देखिए आपको फीलिंग आएगी कि आपने कितनी बेहतर ढंग से शून्य की विशेषताओं के साथ साथ में ये चीज़ सीख ली जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है। योज्य तत्समक कहें या इसी को बोलते हैं योगात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं भैया, योगात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं भैया, योगात्मक तत्समक। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सर योज्य तत्समक होता क्या है सर, इसका आंसर होता है शून्य। शून्य का मतलब ये चीज जो गोल गोल बना रखी है इसके अंदर, ये ब्रैकेट है इसके अंदर वाला ये, ठीक है भैया। तो योज्य तत्समक क्या होता है, योगात्मक तत्समक क्या होता है, आपने क्या सीखा, शून्य होता है दोस्तों, है ना। फटाफट लिखें इसे, फिर बात करते हैं, तब तक पानी पी लें थोड़ा। तो दोस्तों पानी पी लिया है, आप लोगों ने भी पी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इस शून्य के बारे में कुछ और विशेष बातें सीखते हैं हम लोग। देखिए ये जो शून्य लिखा है, ये शून्य जब आपको बताएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ में मिल जाता है। किसके साथ में, ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ में मिल जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब शून्य मिल जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं। समझिए आप, कोई चीज पूर्ण कब बन पाई, आप समझिए जब उसमें शून्य को सम्मिलित कर दिया गया। कितनी विशेष बात है, समझे, तभी तो पूर्ण हुआ। पूर्ण को होल नंबर के बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन है, देखिए शून्य से संबंधित हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, शून्य की तो विशेषता है। तो पूर्ण संख्याएं बन गई भैया। तो आपसे हम पूछें कि सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन है, तो क्या बताएंगे, शून्य। अगर आपसे हम कह दें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या चीज, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगी, शून्य। तो प्राकृतिक संख्याएं जो प्राकृतिक के डीएनए में सम्मिलित हैं, आप समझो जो हमारी रग रग में बसती थी प्राकृतिक संख्याएं, वो भी पूर्ण नहीं थी। जब उसमें शून्य मिला
तभी वो संख्याएं पूर्ण हो पाई, होल पूर्ण हो पाई, संपूर्ण हो पाई। समझ रहे हैं बात को? तो पूर्ण संख्याओं में सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। यहां तक कि अगर बात करें जिस मोबाइल का आप यूज करते हैं बात करने में, कैलकुलेटर में, और पूरा जीवन आपका मोबाइल पे टिका है, आप मोबाइल की बात छोड़ें, आप कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर जिस पे पूरा ब्रह्मांड, जिस पे भाई साहब पूरा संसार, हमारे आपका जीवन निर्भर करता है, उसके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं। कंप्यूटर के बिना वो पूरा कंप्यूटर भी अगर टिका है तो किस पे टिका है? शून्य पे टिका है ना? तो जरा भाई संभल के, दुनिया ही गोल मटोल है, क्योंकि शून्य कैसा है? गोल है ना? जहां से जाएंगे वहां दोबारा फिर आ जाएंगे। तो शून्य में ही तो सर्वशक्ति विद्यमान है, तभी तो कंप्यूटर बिना शून्य के चल ही नहीं सकता। जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम मतलब समझ रहे हैं? बाइनरी लैंग्वेज समझ रहे हैं? बाइनरी लैंग्वेज ये किसकी लैंग्वेज होती है? कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज किस पे डिपेंड करती है? केवल दो चीजें, जीरो और एक। मैं कहता हूं एक को साइड में कर दो तो बचा कौन? जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो भाई साहब बाइनरी सिस्टम ही नहीं चलेगा। बाइनरी सिस्टम नहीं चलेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, और कंप्यूटर नहीं चला तो समझ लीजिए आपका जीवन कहां से कहां गिर पड़ेगा, है ना? तो ये तमाम बातें दोस्तों आपने शून्य के बारे में समझी। तो अगर आपको ये जानकारी बेहतर लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तब तक मस्त रहिए और लाइफ का फंडा याद रखें। जीवन में व्यस्त रहिए लेकिन मस्त रहिए। ये मैं क्यों बोलता हूँ इस चीज़ को आप समझ लें, क्योंकि आजकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के जीवन में भाग दौड़ बहुत है। होता क्या है, आए दिन हार्ट अटैक्स होते हैं लोगों को, राइट? एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, जीवन का कुछ पता नहीं होता है। अनायास उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो भैया इन सब बीमारियों से अगर बचना है, इन सभी परेशानियों से बचना है, तो बस एक फंडा, जितना जियो जी भर के जियो, मतलब व्यस्त रहो लेकिन मस्त रहो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।